नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज आपके सामने क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके आज का हमारा है लेक्चर नंबर 60। और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है रोलिंग ऑफ बॉडी इन इंक्लाइन प्लेन। यानी हमें क्या दिया होगा आज, एक इस तरीके से कोई एक इंक्लाइन प्लेन दिया होगा और इस इंक्लाइन प्लेन में जब कोई बॉडी रोलिंग मोशन करती है तब उस बॉडी के वेरिएबल एक दूसरे से किस तरह से रिलेट होते हैं, यही आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कभी कभी इसी चीज को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मान लिया हमारे पास क्या है, कोई एक बॉडी है जो किसी इंक्लाइन प्लेन में रोलिंग मोशन कर रही है, तब उसकी बॉडी के जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, उसके लिए जो एक्सप्रेशन है ये हमें क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। ठीक है, बात आई समझ में? तो ये क्या रहने वाला है, आज का हमारा एम रहने वाला है। अगर एम समझ में आ गया तो रुचि फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हेड डालो क्या, रोलिंग मोशन ऑफ बॉडी इन इंक्लाइन प्लेन। तो अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है और जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है लेट अस से वो कितना है, थीटा है। माना ये मान लिया क्या है, ये हॉरिजेंटल है और ये मेरे पास क्या है, एक प्लेन है। और एक कैसा प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन जो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। इंक्लाइन प्लेन कहने का मतलब होता है ये, जैसे मान लिया ये हॉरिजेंटल हो गया, ये कैसा प्लेन हुआ, हॉरिजेंटल। और अगर एक प्लेन मेरे पास ऐसे हो, ये प्लेन कैसा हुआ, इंक्लाइन प्लेन हुआ। और आपको जो भी दिख रही है लाइन, जो दिख रही है आपको, कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा है। तो ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इंक्लाइन प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये प्लेन हॉरिजेंटल से जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बोलते हैं। एंड इन अवर केस लेट अस कंसीडर दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। मान लिया एंगल कितना है मेरे पास, थीटा है। अब हमें क्या करनी है, कोई एक ऐसी बॉडी लेनी है जो रोलिंग मोशन कर सकती है। एक स्क्वायर ले लूं, नहीं, या फिर एक क्यूब ले लूं, नहीं। क्या लेना पड़ेगा हमको, या मैं क्या ले सकता हूँ, डिस्क ले सकता हूँ, या मैं सिलेंडर ले सकता हूँ। ठीक है, यानी ऐसी बॉडी लूंगा जो रोलिंग मोशन कर सकती है। तो मान लिया मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक इस तरीके से डिस्क टाइप का एक शेप है। ठीक है, ओके, और जो क्या कर सकता है, रोलिंग मोशन कर सकता है। तो उसको बनाए यहाँ पर, तो बना दो फटाफट। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक डिस्क है, यहाँ बोल सकते हो सिलेंडर है, कुछ ही बोल सकते हो आप। ओके, एंड अज्यूम कर लो इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर है। ये क्या है, इसका सेंटर है। और ये भी अज्यूम करके चलते हैं कि जो मास है इसका वो कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी ये कैसा है, एक यूनिफॉर्म डिस्क है, ऐसा बोल दो। ओके, और मान लिया इसकी जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी है, आर मैंने बोल दी, दिस रेडियस इज कैपिटल आर। ये बात समझ में आई। और एक चीज और बोल रहा हूं मैं कि इसका जो मास है वो कितना है मेरे पास, कैपिटल एम है। इस डिस्क का मास कितना है, कैपिटल एम है। ये बात समझ में आई आपको? ओके, अगर इतनी बात समझ में आई तो आप ये बताओ कि इस पर लगने वाला, इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं। एक बार विजुलाइज करो जरा कि इस डिस्क पर अगर ये ऐसे रोल कर रही है तो इस पर कितने टाइप के फोर्स लग रहे हैं, बताओ। एक तो ऑब्वियस सी बात है, इसके पास मास है तो उसमें क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा होगा, ये बात तो पक्का है। दूसरा, अगर ये रोल कर रहा है तो रोलिंग मोशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। अब इसमें अगर फोर्स लग रहा है तो ये क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट भी कर रहा होगा। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसका जो एक्सेलरेशन है, अब इसमें दो टाइप के एक्सेलरेशन होंगे। एक इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, और हम सब जानते हैं सेंटर ऑफ मास कैसा मोशन करेगा, इसका लीनियर मोशन करेगा, या बोल सकते हैं ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। हमने जब रोलिंग मोशन कल पढ़ा था उसमें डिस्कस किया था कि अगर कोई बॉडी रोलिंग मोशन कर रही है तब उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है कैसा मोशन करता है, ट्रांसलेशनल मोशन करता है। यानी इसके सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। ओके, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। लेट अस से दिस इज इक्वल टू ए। माना वो उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना बोल दिया मैंने, ए बोल दिया। ए इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जो ए है मेरा वो क्या है, यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। क्लियर बात ना? अब ऐसा गोल गोल तो घूम रहा है, रोलिंग मोशन भी कर रहा है, मतलब रोटेशनल मोशन भी कर रहा है। तो रोटेशनल मोशन के दौरान लेट अस से जो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है इन दिस डायरेक्शन वो कितना है मेरे पास, अल्फा है। तो जो अल्फा है वो क्या है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है। अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये बात समझ में आई आपको ना? अब एक बार इस पर लगने वाले जो फोर्स हैं उनको देख लें, या फिर उनको यहां पर इस डायग्राम में दिखा दें। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहां की ओर लगता है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वो हमेशा इस हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं यहां पर इस तरीके से फोर्स निकालूंगा तो दिस फोर्स
विल बी अवर, ये फोर्स कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। एंड इफ वी से स्मॉल g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड दिस कैपिटल M इज द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, देन दिस ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज इक्वल टू m इंटू जी। वो किसके बराबर होगा, m और g के बराबर होगा। तो जो यहाँ पर mg है वो क्या है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारे पास क्या है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और जो g है वो क्या है मेरे पास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। जो स्मॉल g है वो क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, ये बात क्लियर हुई आपको। नाउ अब यहाँ पर एक और फोर्स लगेगा। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, एक सरफेस है और उस सरफेस में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये जो सरफेस है इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाएगी इन नॉर्मल डायरेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो हमेशा जब भी कोई बॉडी क्या होती है, कांटेक्ट में होती है, तो एक बॉडी दूसरी बॉडी पर नॉर्मल डायरेक्शन में क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है। दैट फोर्स इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। और उसको हम किससे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं, कभी कभी आर से भी दिखा देते हैं। और इस केस में आर हमारा रेडियस है, तो मैं किससे दिखा रहा हूं, एन से दिखा रहा हूं। अब इधर आओ, अब मेरे पास सरफेस कैसी है, ऐसी है, यानी इस बॉडी पर यह सरफेस क्या लगाएगी, नॉर्मल डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी। तो इस सरफेस पर नॉर्मल कैसे हुआ, ऐसे हुआ, यानी यहां पर क्या लगेगा, इस तरीके से इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो जो मेरे पास n है वो क्या है, मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन है। तो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। ये बात क्लियर हुई आपको। नाउ दिस n इज परपेंडिकुलर इन दिस प्लेन एंड दिस mg इज परपेंडिकुलर इन दिस प्लेन। अब ध्यान देना बात को, अब क्लास 8th में हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर मेरे पास एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन पर इस तरीके से नॉर्मल खींच रहा हूं, जैसे कि मैंने यहां पर एन खींचा, और इस लाइन पर जो ये लाइन है इस पर भी क्या खींच रहा हूं मैं, इस तरीके से एक नॉर्मल खींच रहा हूं। क्या बोला मैंने क्या किया, इस लाइन पर भी एक नॉर्मल खींचा और यहां से इस लाइन पर एक नॉर्मल खींचा, देन दिस एंगल विल ऑल्सो इक्वल टू थीटा। ये एंगल भी कितना होगा हमारा, थीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो इन दोनों के बीच का भी एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो ये क्या है, एक थ्योरम है जो हमने कहां पढ़ी थी, क्लास 8th या 9th में पढ़ी थी। तो उसका यूज यहां पर हम कर लें। देखो ये मेरे पास जो mg है वो इस पर नॉर्मल है या परपेंडिकुलर है, और ये जो मेरे पास ये लाइन है या बोलते हैं जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किस पर परपेंडिकुलर है, इस पर परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं क्या करूं, इन दोनों के बीच का एंगल निकालूं, देन दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा। ये एंगल कितना होगा मेरा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा। होगा नहीं होगा, बिकॉज दिस इज थीटा, दैट्स वाई दिस विल बी ऑल्सो थीटा। अब जैसे यहां पर ये थीटा आया, अब मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि मैं इस mg को दो कंपोनेंट में क्या कर सकता हूं, तोड़ सकता हूं। वन इन दिस डायरेक्शन एंड अनदर वन इज परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन। क्लियर है बात इतनी, ओके। नाउ अगर अब ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा फिर, तो दिस कंपोनेंट विल बी mg cos थीटा। अगर मैं यहां कोई कंपोनेंट लूंगा इस mg का, तो दिस कंपोनेंट ऑफ mg विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। ये होगा नहीं होगा, बैक एनालिसिस में पढ़ा है हमने। और दूसरा कंपोनेंट कहां आएगा, इसके ठीक परपेंडिकुलर, इट मीन इन दिस डायरेक्शन, एंड दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। वो कौन सा होगा मेरे पास, इन दिस डायरेक्शन दिस इज mg sin थीटा। यानी जो मेरे पास mg फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स था या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी था, उसको मैंने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। वन इज इन दिस डायरेक्शन एंड अनदर वन इज इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो ये तो क्या हो गया, इस mg को हमने अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ दिया। अब बात करते हैं किसकी, फ्रिक्शनल फोर्स की। और जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। इट मीन इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा कहां की ओर होगा, इस डायरेक्शन होगा। ऑब्वियसली बात है, फ्रिक्शनल फोर्स कहां पर लगता है, जहां पर दो बॉडी कांटेक्ट में आती है वहां पर लगता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड लेट अस से दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू Fs। मान लिया फ्रिक्शनल फोर्स क्या है मेरे पास, यहाँ पर Fs है। तो जो Fs है वो मेरे पास क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर हुई इतनी बात। तो ये क्या हो गए, इससे रिलेटेड वेरिएबल हो गए। अब इन वेरिएबल के बीच क्या करते हैं, हम रिलेशन निकालते हैं, या बोल सकते हैं ये जो मेरे पास लीनियर एक्सेलरेशन a है, किसका, इसके सेंटर ऑफ मास का, ये कितना होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो ऐसे यहाँ पे हैशटैग बना के लिखो, नाउ वी वांट टू नो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज वो क्या है मेरे पास a है।
यहाँ बोलते हैं इसके लिए हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन ड्राइव करना है कि जो एक्सेलरेशन होगा इसका एक्सप्रेशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल रिलेटेड टू दिस बॉडी। ओके, नाउ कैसे निकालेंगे, देखो अब ये जो बॉडी है वो दो टाइप का मोशन कर रही है, एक रोटेशनल मोशन, दूसरा लीनियर मोशन। जो सेंटर ऑफ मास है वो कैसा मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन बोल सकते हैं या फिर ट्रांसलेशनल मोशन बोल सकते हैं। जो सेंटर ऑफ मास है कैसा मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन, और जो बाकी बचा हुआ भाग है वो कैसा मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो पहले किसको देखते हैं, रोटेशनल मोशन को इन्वेस्टिगेट करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। रोटेशनल मोशन, अगर आप रोटेशनल मोशन को थोड़ा ध्यान से देखो तो फॉर रोटेशनल मोशन एंड इट इज एक्सेलरेटेड रोटेशनल मोशन, उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कितना है, अल्फा है। और अगर इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है और ये रोटेशन कर रहा है तो इसके बाद कुछ ना कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा नहीं होगा। तो लेट अस कंसीडर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो आई है वो क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और जो अल्फा है वो क्या है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। तब इस पर क्या लगेगा, कुछ न कुछ टॉर्क लगेगा, नहीं लगेगा, आंसर हाँ जी लगेगा। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क विल बी इक्वल टू, क्या होता है, हम सबने पढ़ा है, दिस इज इक्वल टू आई अल्फा। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क जो इस पर लग रहा होगा वो किसका बराबर होगा, आई इंटू अल्फा के बराबर होगा। एंड से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं क्या बोल दे रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहा हूं ना। अब देखो इस टॉर्क को मैं एक तरीके से और देख सकता हूं, सिंस वी नो टॉर्क इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब इस डायग्राम में हमको देखकर बताना है कि वो कौन सा फोर्स है जिसका रोटेशनल इफेक्ट ये टॉर्क है। यहां बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, एक ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, एक इधर की ओर mg cos थीटा, एक इधर की ओर mg sin थीटा, और एक इधर की ओर क्या लग रहा है, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। और हमें ये बताना है कि वो कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से ये टॉर्क यहां पर आ रहा है, यानी वो किस फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट ये टॉर्क है, ये हमें बताना है। इन फोर्स में से बताओ फटाफट, आंसर विल बी फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, बिकॉज देखो फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर लगेगा इस डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से रोटेट करेगा। ये क्या करा रहा है, ऐसे लीनियर मोशन करा रहा है, और ये जो mg cos थीटा क्या कर दे रहा है, इस नॉर्मल रिएक्शन के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहा है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg cos थीटा एंड दिस फोर्स इन दिस डायरेक्शन इज ट्राइंग टू स्लाइड दिस बॉडी। ये क्या कर रहा है, इसको स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, जो फोर्स है, जब उसको फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसको रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है। इट मीन द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू दिस टॉर्क। तो दिस टॉर्क विल बी इक्वल टू, एंड दिस टॉर्क विल बी इक्वल टू क्या होता है बताओ, आर क्रॉस एफ के बराबर होता है नहीं होता है, आंसर हाँ जी होता है। और इन दिस केस इफ वी सी रिलेटिव टू दिस ओरिजिन, दिस आर विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ दिस रेडियस विल बी इक्वल टू आर। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, आर, और क्रॉस कितना आ जाएगा एफ, और एफ की जो कितना आ जाएगा मेरे पास एफ एस, एंड हियर एस इज फॉर स्टैटिक। कौन सा फ्रिक्शन होगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ये ध्यान देना। तो यहां मेरे पास टॉर्क इक्वल टू कितना आ गया। और एक चीज और, जो मेरे पास एफ एस होगा वो हमेशा इसके रिम पर, यहां बोलते हैं इसके जो आउटर मोस्ट सरफेस है उस पर टेंजेंट होगा, और अगर ये रेडियस है तो इन दोनों का एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस विल बी इक्वल टू आर इंटू एफ एस। ये होगा नहीं होगा, आंसर हाँ जी होगा। नाउ से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2, एंड दोनों का क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी गेट आर एफ एस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आई इंटू एल्फा आ जाएगा। और अगर मैं यहां पर क्या निकालूं, आर एफ एस निकालूं, तो दिस एफ एस फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू आई एल्फा अपॉन कितना आ गया, आर आ गया। एंड सेड इज सम इक्वेशन नंबर 3, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। ये जो रिजल्ट है जो यहाँ पर देखने को मिले इक्वेशन 1, 2, 3, ये कब निकल के आए, जब मैंने किसको कंसीडर किया, उसके रोटेशनल मोशन को कंसीडर किया। अब बात करते हैं किसकी, ट्रांसलेशनल मोशन की। किसकी बात करेंगे, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ दिस बॉडी। देखो क्या हो जाएगा, सेकंड केस में लिखो, यहां पे सेकंड पॉइंट बना के लिखो, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, देखो ट्रांसलेशनल मोशन में ये इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास, ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये भी ध्यान देना किसका है, वो सेंटर ऑफ मास का है। सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अगर मैं यहां पर क्या निकालूं, नेट फोर्स निकालूं, तो नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी
फॉर ट्रांसलेशन मोशन दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो हमारे पास क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ होता है कि नेट फोर्स ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और इसका मास कितना है, कैपिटल एम है, एक्सेलरेशन ए है, तो नेट फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम ए आ जाएगा। नाउ अब इस बॉडी में नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन कितना है बताओ। देखो यहां की ओर क्या कितना लग रहा है, एम जी साइन थीटा, और यहां पर ऊपर की ओर कितना लग रहा है, एफ एस। तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस कितना आ जाएगा, एफ एस। माइनस क्यों आया, बिकॉज बोथ आर इन अपवर्ड डायरेक्शन, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ गया, ये m इंटू ए के बराबर आ गया। क्लियर है बात। तो यहां से क्या निकल के आया, एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस, दिस इज इक्वल टू एम ए निकल के आ गया। नाउ अब यहां पर मैं थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकता हूं। करेक्शन क्या कर सकता हूं, मैं यहां से जो एफ एस है उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूं, तो कर दो पुट। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आया, एम जी साइन थीटा माइनस दिस एफ एस विल बी इक्वल टू आई एल्फा अपॉन कितना है, आर आया, एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल एम और इनटू कितना आ गया, ए आ गया। एक काम करो, इसको इधर से इधर भेज दो, तो दिस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, दिस विल बी इक्वल टू एम इंटू ए, और प्लस कितना आ जाएगा, ये आई एल्फा अपॉन आर आ गया। अब ये मेरे पास ए है, ये एल्फा है, और एल्फा और ए के बीच हमने रिलेशन पढ़ा था, सिंस वी नो ए इक्वल टू क्या होता है, आर एल्फा के बराबर होता है, और यहां से एल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए अपॉन आर आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहां से उठाओ और इधर पुट कर दो, एल्फा की वैल्यू यहां से उठा के इधर पुट कर दो। देखो हमारे पास क्या आ गया, ये एम जी दिस इज साइन थीटा, दिस विल बी, ये कैपिटल एम है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे स्मॉल एम लिख दिया था, ये सारे क्या है, कैपिटल एम है, ओके। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ गया, ये इधर भी करेक्ट कर लेना, ये कैपिटल एम, तो एम ए प्लस आई, और एल्फा की जो कितना आ जाएगा, ये ए अपॉन आर, और एक आर यहाँ पहले से है, तो ए अपॉन आर स्क्वायर आ गया, ओके। तो दिस इज एम जी, और ये मेरे पास कितना आ गया, साइन थीटा, दिस विल बी इक्वल टू, और यहाँ से एक काम करो, एम ए कॉमन ले लो, अंदर कितना बच गया, ये 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर बच गया। तो इस एम से ये एम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दिस विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा, और अपॉन में कितना आ गया, ये 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर के बराबर आ गया। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ड्यूरिंग दिस रोलिंग मोशन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, और कभी कभी ये पूछने जाता है, और कभी कभी सीधे अगर वो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, और कौन सा वाला होगा, ये वाला होगा, ओके। क्लियर है बात। तो ये क्या था, आज का हमारा छोटा सा लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आने वाले लेक्चर में जो अभी तक हमने रोलिंग मोशन, रोटेशनल मोशन डिस्कस कर रखा है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। फिर हम अपना जो हायर लेवल क्लासिकल मैकेनिक्स है, जहां पर हम लैग्रांजियन, हैमिल्टोनियन और मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, उस चीज़ को क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।